नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम वर्ष 2015 में हुए री एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप वर्ष 2016 से 2022 तक के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल्स में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो आप अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का जो मूल आधार था वो गाय ही थी और गाय को मुद्रा की भांति ट्रीट किया जाता था। यहाँ अधिकांश लड़ाइयाँ जो होती थी वो गायों के लिए ही होती थी। अधिकांश लड़ाइयाँ ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी नाम मारने योग्य वाली पशु की संज्ञा दी गई थी। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाला भी दिए जाने का प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? तो पुराणों के संकेतक हैं। प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने जाते हैं। पुराण के 5 लक्षण माने जाते हैं जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवत्तर और वंशानुचरित। सर्ग का जो अर्थ होता है उसे सृष्टि के रूप में देख सकते हैं आप। प्रतिसर्ग होता है, ये होता है पुनर्जन्म। वंश जो होता है वो देवता या ऋषि होते हैं। मनवंतर का जो अर्थ होता है वह है 14 मनु के काल। और वंशानुचरित जो होता है सूर्य चंद्रवंशीय होता है। सर्ग में जो है पंचमहाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि का तत्व उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर का वर्णन है। और वंश में जो है वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में मनुपुत्र देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान आदि का वर्णन है। और वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। और पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। और जो इसके रचयिता जो है लोमहर्ष और इनके पुत्र जो हैं उग्र श्रवा। तो ये सबको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सम्राट दे रखे हैं और उसके विरुद्ध दे रखे हैं। तो किनको किस नाम से पुकारा जाता था? बेसिकली ये दिया हुआ है। तो अशोक को देख लेते हैं। अशोक को प्रियदर्शी नाम से पुकारा जाता था। समुद्रगुप्त का जो था वो पराक्रमंक बोला जाता था इन्हें। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो आप देख सकते हैं A का 2, B का 1, C का 3 और D का 3 है। C का 4 और D का 3 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डायमेकस जो है वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सिकंदर के साथ जो भारत आने वाले में थे उनका नाम लिखता हूं मैं। कार्टियस थे, डियोडोरस थे, एरियन थे, जस्टिन था, प्लूटार्क, निरियाकस और अरिस्टोबुलस था। ये सब जो थे सिकंदर के साथ भारत आए थे। और डायमेकस जो है वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मिलाते हैं। लाइन ऑफ हुइनसियांग जो है वो हुई ली ने लिखा था, ये सही है। द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो टॉलमी नहीं बल्कि यह प्लिनी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
और हिस्टोरिकल फिलिपिकल जो है पाइमेस प्रोग्रेस लिखा था, सही है। और द हिस्ट्री जो है हेरोडोटस ने लिखा था, ये सही है। प्लिनी जो थे वो एक रोमन लेखक थे और यह दार्शनिक थे और सेना नायक भी थे। और ये जो टॉलमी है, टॉलमी जो है जो बुक लिखा था वो भूगोल नामक पुस्तक लिखा था, भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक कौन सा था? तो सातवां अंक जो था वो मित्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंक थे, तो उसमें कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहला था स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो सातवां अंक जो था मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के जो पोलीगार थे वो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। पोलीगार जो थे 16वीं और 18वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के प्रांतीय शासक और सेना नायक होते थे। प्रशासनिक सुधारों में इनकी प्रमुख भूमिका होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंतीदुर्ग ने इसने करवाया था। दंतीदुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे और इनकी जो राजधानी थी मानिखेत थी, मानिखेत। और इनका जो शासनकाल था 8वीं शताब्दी के मध्य में था और ये चालुक्य शासक थे। ये चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने किया था। और दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, ये भी सही है। चंदेरी का जो युद्ध है 1530 में नहीं हुआ था बल्कि यह 1528 में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और इसमें मेदिनी राय बुरी तरह पराजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनकर भेजा गया था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब दिया था और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला का जो निर्माण है वो अकबर के काल में नहीं करवाया गया था। ये जो है शाहजहां ने करवाया था इसकी स्थापना। शाहजहां ने अपनी नई राजधानी दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था और इसी कारण इसे लाल किला कहा गया। इसकी जो लागत थी 1 करोड़ रुपये की लागत थी और इसको बनाने वाला जो शिल्पकार था उसका नाम था हमीद अहमद। हमीद अहमद जो था इसका शिल्पकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था लखनऊ से। लखनऊ जो कि अवध में है, अवध में था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादरी नाम था इसका बेटे का नाम, बिरजिस कादरी, और इसको यह नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन का संबंध मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार से है।
इस आंदोलन को CR दास ने अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो इनका जो दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल का इनका नाम है। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना करते हैं, 1934 में। जबकि भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना जो होती है वह 1939 में होती है। और इसके जो नेता थे एच दत्त मजूमदार थे और शिशिर राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए चुना था। 1917 का जो कलकत्ता का अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने किया था, और यह अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय पहली महिला कौन सी थी, तो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख जो थे वो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, और ये पेशे से जो थे वो न्यायाधीश थे। इनका लेख छपता था, और लेख जो छपता था वो सतपत्रे नाम के इनका लेख प्रकाशित होता था, सतपत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था ये। 1914 में 376 यात्रियों के साथ कामाटागारू मारू जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह, ये इंपॉर्टेंट है नाम, गुरुदत्त सिंह वैंकूवर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन कनाडा में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है और इन्हें पुनः कलकत्ता वापस भेजा जाता था, कलकत्ता वापस, जहां बजबज नामक बंदरगाह पर तलाशी होती है और वहां पे संघर्ष होता है, और जिसमें 18 यात्री मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है, और इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसके 3 सदस्य थे। पहले सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे पैथिक लॉरेंस, और तीसरे थे AB अलेक्जेंडर। और इसकी जो अध्यक्षता किया था पैथिक लॉरेंस ने किया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, किससे था? तो डोमिनियन स्टेट से यह संबंधित है, दीपावली घोषणा पत्र। और ये 1929 में जारी किया घोषणा पत्र जो था डोमिनियन स्टेट से संबंधित था। इसको बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री कहकर गांधी जी को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मैच करवाना है, देखते हैं। गर्म जल स्रोत दे रखा है और उसकी अवस्थिति दे रखी है। तो मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जो है वह जम्मू कश्मीर में नहीं है। ज्वालामुखी गर्म जल स्रोत जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है यह। और अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में, और तत्पानी जो है उड़ीसा में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो दूध गंगा जो है वो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और यह जो है दूध गंगा जो है वो चिनाब रिवर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। झील दे रखा है और उसकी अवस्थिति दे रखा है, मैच करवाते हैं, देखते हैं। अष्टमुडी जो है वो केरला में है, तो ए का 2 हो जाएगा। पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में है, तो बी का 3 हो जाएगा। रूपकुंड जो है वो उत्तराखंड में है, तो सी का 4 हो जाएगा। और सूरजकुंड जो है वो
हरियाणा में है। इस तरह आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नदी को जो है दामोदर नदी से निकाला गया है। एडन नहर जो है पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नहर है, वेस्ट बंगाल की, और यह 65 किलोमीटर लंबी है, और यह 1938 में दामोदर नदी से इसको निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी जो है एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान जो है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो अंचार झील जो है वह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जबकि कोलोरू झील जो है वह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, हमीरसर झील जो है वह गुजरात में है, और फुलहर झील जो है वह यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। किस चीज़ की बहुलता होती है? एमाइलेज की वजह से हो जाता है। एमाइलेज की यहाँ पे इसमें बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो एडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है। एडेफिक मृदा की एक प्रकृति है और पौधे के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन एडेफियोलॉजी भी कहलाता है, और इसका मुख्य लक्ष्य जो होता है आहार तथा फाइबर उत्पादन करना होता है। आहार प्लस फाइबर उत्पादन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन बैसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मिट्टी के कारण बैसाल्ट लावा और के उपक्षय के कारण निर्मित हुआ है। रेगुर मिट्टी का जो निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें जो है रेगुर मिट्टी या फिर इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग जो होता है काला होता है, और इसका जो रीजन होता है इसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट इसमें मिलता है, और जीवाश्म की उपस्थिति भी मिलती है। इसका वजह से इसका रंग जो होता है काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा से घटते की ओर। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है, फिर गुजरात में होता है, फिर केरला में, फिर तमिलनाडु में। ये प्रश्नकाल में उत्पादन जो होता था ऐसे होता था, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में उसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में होता है, फिर गुजरात में होता है, और फिर उड़ीसा में होता है। तो इनको इस सीरीज को आप करंट में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? कौन सी मशीनीकृत खान है? बैलाडीला जो है वो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बैलाडीला जो है वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से उत्पादित लौह उत्पाद जो होता है वह जापान निर्यात होता है। इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टीन अयस्क का जो प्रमुख भंडार है वह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में टीन के खनन से संबंधित सभी कंपनियां जो है वो दंतेवाड़ा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है? तो 1650 से 1870 ईस्वी के बीच के काल को लघु हिमकाल माना गया है। नासा ने एक रिपोर्ट दिया था। नासा की रिपोर्ट के अनुसार 1550 से 1850 तक इसका जो काल निर्धारित किया था लघु हिमालय का, तो इसी के आसपास है। इस वजह से आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1650 से 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण जो है वह जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान की जो है औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है सबसे कम है, और
इसका जो है 500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर इसकी उत्पादकता है, जबकि उष्णकटिबंधीय वन की जो है इसकी जो है 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जो कि यह सबसे अधिक है। और यह जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान की जो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है सबसे कम है, और इसकी सबसे ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मरुस्थल निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो मरुस्थल है वह कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कालाहारी जो है वो बोत्सवाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, तो किसमें है? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों या स्थायी हिम में है। हमारे उपग्रह में पाए जाने वाले कुल मृदु जल का 68.7% से अधिक भाग जो है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है, और केवल 31.1% ये भूजल है, और 0.3% जो है वह झील में है, झरने में है और नदी में है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिलान करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात। टुगेला प्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है, बल्कि यह जो है एंजल जलप्रपात जो है वह सबसे हाइट पर जलप्रपात है। तो ये आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है सुपीरियर झील है, सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील जो है टिकाका, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है टंगानिका झील जो है वो भी सही है। ये जो एंजल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला में है, इसको आपको याद रखना, ये वेनेजुएला में है, और इसकी जो हाइट है 979 मीटर है, 979 मीटर है। और टुगेला जो है, ये टुगेला जलप्रपात जो है उसकी हाइट जो है वो 948 मीटर है, और यह जो है टुगेला जलप्रपात जो है वह दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील जो है वह सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है। बैकाल झील जो है वो रशिया में है, और यह साइबेरिया क्षेत्र में है, और इसकी जो गहराई है 1637 मीटर। इसको अगर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5300 फीट के आसपास इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। बांध दे रखा है और उसकी नदियां दे रखी है, मैच करवाते हैं। ग्रैंड कुली जो है कोलंबिया रिवर पे है, सही दे रखा है। हुवर रिवर जो है, हुवर बांध जो है टेनेसी नदी पर नहीं है, जबकि यह कोलोरेडो नदी पर है, कोलोरेडो नदी पर। और कोलोरेडो नदी कहाँ है? यूएसए में है। और ये नूरेक नदी जो है बक्स नदी पर है, सही है। काहोरा जो है जाम्बेजी रिवर पे है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिए। तो देखते हैं, इसको देख ही लेते हैं। क्षोभ मंडल पहले आता है, तो क्षोभ मंडल की जो हाइट होती है 0 से 12 किलोमीटर होती है। उसके बाद जो आता है समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर। फिर आता है मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। फिर आता है तापीय मंडल जो कि 80 से 640 किलोमीटर है। उसके बाद जो आता है बाह्य मंडल आता है, बाह्य मंडल जो है 640 से ऊपर आता है। इसको आप मैच करवा सकते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। कागज जो है वो ओंटारियो स्थान पर मिलता है, सही दे रखा है। सूती वस्त्र जो है वो डेट्रॉइट में नहीं मिलता है। सूती वस्त्र का जो संबंध है वो ओसाका से है, ओसाका कोबे से संबंधित है। और ये डेट्रॉइट जो है वह कार के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है डेट्रॉइट जो है वह यूएसए में है। और रासायनिक जो है टेक्सास से संबंधित है, सही है। मोटर कार जो है नागोया से संबंधित है, सही है। तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या थी?
तो इसका जो वृद्धि प्रतिशत था वो 17.70% था। और दशकीय वृद्धि जो थी वो ग्रामीण क्षेत्र में जो थी, ग्रामीण में 12.3% थी, और नगरीय जो थी वह 31.8% थी। इसका एवरेज निकालेंगे तो 17.70 आ जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, जनसंख्या वृद्धि, वो मेघालय में हुई थी, जो कि 27.2% हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है। इसके नियर वाला है उसको हम देख सकते हैं आंसर के रूप में, तो नियर में आ जाएगा 69.72। और यहाँ की जो पुरुष साक्षरता है वो है 77.3%, और स्त्री साक्षरता जो है वो 57.2% है। और यूपी की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर से 5.3% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो भारत में जो लिंगानुपात है वह 943 है 2011 की जनसंख्या के अनुसार। तो इसमें दे ही नहीं रखा है, तो इस तरह ई या डी नंबर आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। केरल की जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, और सबसे कम जो है वो हरियाणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या की लगभग 16.16% है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 1/6 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखे हैं, कारण पढ़ते हैं। भाग में लिखित संविधान है। कारण इसका दे रखा है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही दे रहे हैं, लेकिन इसका जो क्लैरिफिकेशन जो है, व्याख्या जो है वो सही नहीं दे रहा है। भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक बड़ा लिखित संविधान है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का जो विकास होता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय दल जनमत को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, अर्थात आंसर जो स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं दे रहा है, इस वजह से आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है देख लेते हैं। देश की रक्षा एवं राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य में है शामिल, सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, ये नहीं है। ग्राम पंचायत का गठन का जो आर्टिकल है 40 है, और यह जो है 36 से कामन जो कि डीपीएसपी में वर्णित है उसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये भी है, तो आंसर नंबर जो है सी सही हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, और जो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया था। इसे भाग 4 क में जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो विचार तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह विदेशियों को नहीं है बल्कि इंडियंस को है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में उल्लेखित है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मूल अधिकार के जो अंतर्गत है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30 जो हैं, ये आर्टिकल जो हैं सिर्फ वो भारतीय को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है, कौन बना सकता है? संसद बना सकता है कानून। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णित किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो है वो 100 सब्जेक्ट रखे गए हैं, राज्य सूची में 61 हैं
और संघ सूची में 52 सब्जेक्ट को रखा गया है। संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को, और संवर्धित सूची में केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। किंतु इन तीनों सूचियों में परिवर्तन व निर्णय का जो विशेषाधिकार है वह संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? इकहरी नागरिकता जो है वह संघीय लक्षण नहीं है। इकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, क्योंकि संघात्मक राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संघीय लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में जो है सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है। वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ही महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 को लागू किया गया था, और इसी तरह यहाँ पे सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, कहाँ निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा इसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं, कौन कौन से शामिल हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएंगे। आर्टिकल 79 के तहत भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो ऐसी अवस्था में भारत के प्रधान न्यायाधीश जो हैं वो कार्य करते हैं। और यदि प्रधान न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्य को निर्वहन करेंगे। इसका जो प्रावधान है वह राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखे हैं। स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, और इसका रीजन तो दे रखा है, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो पहले भी हो धारित करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन सही हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 आया था। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 1919 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसके सदस्य के बारे में बोला जा रहा है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो गया हो उसका होगा। और मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वह प्रयोग करेगा? तो ऐसा जो है वह आर्टिकल 100 में इसका विवरण दिया गया है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो होगा उसका निर्णायक मत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो यह जो आहूत की जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ये लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है। तो लोकसभा का जो विघटन करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। संसद के सदनों का अधिवेशन बुलाना और सत्तावसान करना भी राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा है? तो यह भारत में मत देने का अधिकार जो है एक वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है। मत देने का अधिकार जो है वह जन प्रतिनिधि
का अधिनियम जो है 1951 में आया था, उसके तहत ही प्राप्त होता है। इस अधिकार का जो उल्लेख है 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को अनुच्छेद 226 के तहत मत देने का अधिकार है। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो यह पहले जो था वो आर्टिकल 331 में किया गया था, लेकिन 104वां संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2019 में हुआ था। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब जो है 2 लोकसभा के लिए जो 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, मनोनयन का प्रावधान जो था, वो उसको वह समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का रूपरेखा प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य में यह प्रतिपादित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद में शून्यकाल का समय कितना होता है? तो 12 से 1 बजे का जो टाइम होता है उसे शून्यकाल से जाना जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो होता है शून्यकाल का होता है, मतलब ये प्रश्नकाल के बाद आता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया में संचालित नियम में इसका जो है उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर उसे स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। इस लेख के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान तथा नियत समय पर उपस्थित करें। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा और यदि बंदीकरण अवैध पाया गया तो उसे शीघ्र आदेश देकर रिहा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और उसके रीजन तो दे रखा है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण कर रहता है। तो फर्स्ट जो है सही है, सेकंड गलत है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का। और ये जो है राज्य एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो इस तरह जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा और 2 गलत हो जाएगा। तो डी नंबर जो है आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 61 में यह वर्णित है। यह जो है 61 के 1 में यह बेसिकली यह वर्णित है। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी से भी यह इनिशिएट किया जा सकता महाभियोग का जो है। और इसमें संसद के किसी सदनों द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है। और इसके लिए जो लेकिन आवश्यक क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है इसके पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए और जिस सदन ने इसको इनिशिएट किया है उसके 1/4 सदस्यों को का हस्ताक्षर होना चाहिए और वहाँ के उपस्थित 2/3 सदस्यों से इसमें पारित होना चाहिए, तभी वह दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरा सदन भी 2/3 अगर तिहाई से वह पारित कर देता है तो वह राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रक्रिया है वह पूरा समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी है। राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, इसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा इसके अलावा जो होता है दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, चुने हुए जो सदस्य होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। और ये जो दिल्ली और पांडिचेरी वाला जो सदस्य इसमें शामिल होते हैं उसके लिए जो 70वां संविधान संशोधन 1992 में इसको प्रावधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसके द्वारा केंद्र और राज्य की मंत्री की संख्या जो है वो सीमित कर गई है और वह 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कारण, हाँ, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इसका दे रखा है रीजन, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो स्टेटमेंट जो ये गलत है, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय देने के लिए संस्तुति कर सकता है। तो यह जो है संघीय वित्तीय आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। रीजन दे रखा है, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो सही है, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम है, तो ये सही है। और वर्तमान सरकार सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान दे रही है। यहाँ इसमें जो है सूक्ष्म के साथ साथ जो दीर्घ आर्थिक विषय जो हैं उस पर भी केंद्र सरकार काम कर रही है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो गलत होगा, रीजन जो गलत होगा और कथन जो है सही हुआ। तो एक तरह से रीजन स्टेटमेंट सही और रीजन गलत है, तो सी नंबर जो है सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो वह CACP करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1965 में हुई थी और इसकी जो स्थापना के जो अध्यक्ष थे वो ML दांतवाला की अध्यक्षता में हुआ था। CACP जो है वो 22 फसलों के लिए MSP देती है, जबकि गन्ना के लिए वह FRP तय करती है। FRP का फुल फॉर्म जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई थी? तो यह जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए की गई थी और यह जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2010 में, तब यह उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित है? तो इसमें 25 कंपनियां सम्मिलित हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये जो है बम्बई BSE ग्रीनेक्स जो है वह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह पहल जो है देश में हरित निवेश को बढ़ावा देने में सहायक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर, तो ये सही है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। औद्योगिकरण की ऊंची दर ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, ग्रामीण क्षेत्र में जो है ऊंचा जीवन स्तर नहीं होता है, यहाँ पे निम्न जीवन स्तर होता है, क्योंकि यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम जो होता है वो कम होता है। यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की भी कमी होती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किससे मापने के लिए किया जाता है? तो सौर रेडिएशन के मापन के लिए जो है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम जो है वह एक अर्धचालक है। इसके अलावा जो सिलिकॉन भी है ये भी एक अर्धचालक है। अर्धचालक का जो प्रयोग होता है वह इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांजिस्टर के उपकरण बनाने में प्रयोग होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेंटीग्रेड में तापमान होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, उसको आप रखिएगा ध्यान में। वो बन जाएगा C/5 बराबर F - 32/9। इस फार्मूला में आप किसी को भी सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है तो इस फार्मूले को आप यूज करें, सारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? तो पानी पीने से जो है कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी मिलती है।
जल में जो होता है वो खनिज पदार्थ की प्राप्ति होती है इससे, जल से, जैसे माइक्रो न्यूट्रॉन्स वगैरह इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, जिसका जो है तरंगदैर्घ्य अगर ज़्यादा रहेगा, तरंगदैर्घ्य अगर ज़्यादा है तो प्रकीर्णन जो है वह कम होगा। तो यह जो है तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बैगनी और नीला रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो कम होता है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखता है। बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो वह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ, Al2O3 इंटू 2H2O, यह बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। और एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। किससे? विद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो होता है एक गोलाकार दर्पण होता है, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल जो होता है परावर्तक होता है। अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का जो प्रयोग होता है दंत चिकित्सक करते हैं। इसके अलावा जो है अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो दाढ़ी बनाने में होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में प्रयोग होता है, और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला जो है वो व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है स्पष्ट रूप से। और निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसकी जो दृष्टि है वो सही दिखेगी। और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जब दूर दृष्टि होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कौन कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और प्लस C6H6, इन दोनों जो है वो सिगरेट के धुएं में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल के 7 जिले जो हैं वहाँ पे आर्सेनिक जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जल की मात्रा में आर्सेनिक की जो मात्रा होती है जल में वह 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, यानी 1 लीटर में 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक पाया जाता है। और आर्सेनिक से जो होता है वह ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांसा मिश्र धातु है किसका है? तो कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बनता है। तांबा को कॉपर बोलते हैं और टीन को एसन बोलते हैं। तो कॉपर का जो इसमें मात्रा होता है वह 88% होता है, जबकि टीन का जो मात्रा होता है वह 12% होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानून का अनिवार्य कर दिया है? तो ब्राज़ील जो है ऐसा करने वाला देश है। ब्राज़ील ने 1976 में ही गैसोलीन में इथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तना है? तो तना जो है वह अदरक है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तना वाले जो सब्जी होते हैं उसमें देख लेते हैं। तना वाले उसमें ट्रिक मैं बताता हूँ। इसका ट्रिक जो है इसको आप देख सकते हैं। हद कर दी आपने। हद से हो गया हल्दी, कर से हो गया केसर, दी से हो गया आदि, जिसको अदरक भी बोलते हैं, आदि व अदरक, आ से हो गया आलू, और प से हो गया प्याज। तो ये जो है तना वाले फल हैं, तना वाले सब्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो यह जो है कुनैन जो है वह छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना के छाल से पाया जाता है, प्राप्त होता है। और ये जो सिनकोना जो है, सिनकोना पौधा से इसका जो प्रयोग होता है वह ज्वार रोधी रूप में होता है, मलेरिया रोधी रूप में होता है, दर्दनाशक के रूप में होता है, सूजन रोधी के रूप में प्रयोग होता है। और यह जो पौधा है वह दक्षिण अमेरिका में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोव यानी लौंग है क्या है? यह एक सूखा फूल है। लौंग क्या है? एक सूखा फूल है। और जो लौंग जो है यह मिटेंसी कुल का यह पौधा है। और यह सदाबहार वृक्ष की
सूखी हुई पुष्प कलियाँ है। यह जो है एक पुष्प कली है। और ये जो लौंग का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक भारत में तमिलनाडु में होता है, केरला में होता है, और वर्ल्ड में जो है विश्व में इंडोनेशिया में जो है वो सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है वह क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप जड़ों में अग्र सिरों पर होता है, जहां पर कोशिका का विभाजन होता है। यह कोशिका विभाजन बीजों के अंकुरण के लिए अंकुरण को यह प्रेरित करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेड़ पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। तो जाइलम जो होता है जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वह खाद्य पदार्थों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल जो है वह दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है। और यह जो है स्पर्म व्हेल की जो लंबाई होती है 16 मीटर तक होती है, यानी 52 फीट तक इसकी लंबाई होती है। यह जो एक संकटग्रस्त प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है उसके कि उसे पक्षाघात हो गया। कहाँ पक्षाघात हो गया? दोनों हाथों और दोनों पैरों का पक्षाघात हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो वह रक्तहीनता, जिसे ही एनीमिया बोलते हैं। मानव शरीर में लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है वह 12 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह की आवश्यकता होती है। और इसका जो सोर्सेज है किससे किससे मिलता है? तो वह मांस, अंडा, फली, हरी सब्जी से यह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव गुर्दे में पत्थरी निम्न से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से यह बनती है। ब्रिक की पेल्विस में खनिज लवण के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, और वही जो पिंड के रूप में जो एकत्र होते हैं वही कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, और यह मूत्र के रास्ते में रुकावट करते हैं। इसे गुर्दे की पत्थरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद स्तर पर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पेंडेमिक बोलते हैं। कोरोना जो था एक पेंडेमिक बीमारी थी जो कि पूरे संसार में फैल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है वह जल जनित रोग है। हैजा जो है वह विब्रियो कॉलेरा, ये विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। और यह जो है हैजा जो है वह मक्खी द्वारा फैलता है, और रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है इसके कारण, और रक्त का जो संचार है वह धीमा पड़ जाता है। इसके कारण उल्टी और दस्त होती है, जिससे सारा पानी निकल जाता है, जिसके कारण इस बीमारी वाले को जो प्यास बहुत अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। तो Hg जो है वो मरकरी है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, मानव का जो सामान्य जो बीपी होना चाहिए वह होना चाहिए 120/80, और 120, और इसको जो मापते हैं mm पर Hg में मापते हैं, यानी 120/80 को ऐसे देखते हैं। 120 को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक, और 80 को बोलेंगे डायस्टोलिक। और ये जो होता है Hg में इसको मापते हैं, और ये mm में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा सही। मानव जो है एक समतापी प्राणी है। क्या है? समतापी प्राणी है। और मानव शरीर का जो नियत ताप होता है वह 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 89 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का इसमें प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया के केंद्रक के बाहर पाए जाने वाला गोलाकार डीएनए अणु होता है, गोलाकार डीएनए अणु होता है। इसका प्रयोग वाहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह जैविक दोनों संगठनों को संयुक्त है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है।
पारिस्थितिकी में हमेशा एक खुला तंत्र होना चाहिए, तो यह बंद तंत्र नहीं होता, जबकि यह खुला तंत्र होता है। इस तरह आंसर जो है सी हो जाएगा, और यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, ये सही है। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इकोलॉजी, सॉरी, इकोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अर्नेस्ट हेकल, जो कि एक प्राणी विज्ञानी थे, 1869 में इसका प्रयोग किया था। और पारिस्थितिकी तंत्र में वो सभी चीज़ें आती हैं, जैसे जैविक अजैविक संगठक हो गया, पोषण स्तर हो गया, आहार श्रृंखला हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, पादप जगत हो गया, जीव जगत हो गया, बायोम हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गया, प्रदूषण हो गया, सभी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हेलोक्लाइन जो है वह जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। थर्मोक्लाइन जो होता है वह सागरीय ताप प्रवणता को दर्शाता है, सागरीय ताप प्रवणता को दर्शाता है। पाइनोक्लाइन जो है वह घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। और ये जो केमोक्लाइन जो है वह जलीय रसायन के प्रवणता को यह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट को पहचाना जाता है हॉटस्पॉट के रूप में। हॉटस्पॉट जो है वैसे स्थान पे कहते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। भारत का प्रथम हॉटस्पॉट जो है पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार श्रीलंका तक है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वह श्रीलंका तक है। पश्चिमी घाट के अतिरिक्त पूर्वी हिमालय भी हॉटस्पॉट स्थल है। अच्छा, देख लेते हैं जैव विविधता की चर्चा हुआ है। जैव विविधता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह वाल्टर जी रोजेल द्वारा प्रयोग किया गया था, और यह 1985 में इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन उत्तरदायी नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या जो है यह उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, मध्य व्यवधान और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता इत्यादि कारक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन ने 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाने को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं, तो क्या है? वैश्विक उष्णन जो है वह विरंजन के सर प्रमुख कारण जो है। वैश्विक उष्णन के कारण प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक प्रदूषित जो महासागर है वह हिंद महासागर है। हिंद महासागर सबसे अधिक दुष्प्रभावित है। वर्तमान समय में वर्ल्ड का 58% जो प्रवाल है वह संकटग्रस्त रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना। इस तरह ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जानवरों को दर्द निवारक देना। एक्चुअली होता क्या है, जब जानवर को उसके जोड़ों में दर्द होता है तो एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। तो यह डाइक्लोफेनेक जब पशु को दी जाती है और वो पशु जब मर जाती है तो गिद्ध जो है उसको खाते हैं, और गिद्ध जब खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। मैं गिद्ध के बारे में बता दूं, भारत में जो गिद्धों की 9 कुल प्रजातियां पाई जाती है, और जिनमें से बंगाल का जो गिद्ध है वह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन 1992 से 2007 के बीच में इसकी संख्या जो है 99% तक कम हो गई है। हरियाणा सरकार और हरियाणा गवर्नमेंट और बॉम्बई नेचुरल सोसाइटी के बीच 2006 में समझौता हुआ था, और इसके तहत गिद्धों को बचाने की योजना इसमें लागू किया गया है। और जिसका जो एक योजना चल रहा है सेव नाम का, सेव का फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? देख लेते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो 1979 हुआ था सही दे रखा है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो एजेंडा 21 से संबंधित है भी सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 5 जो है वह 1997 वो भी सही है। कार्बन व्यापार जो है वह मॉनिटरी प्रोटोकॉल या इससे संबंधित नहीं है। यूनाइटेड नेशन के निर्देशन में ओजोन छिद्र से समस्या के लिए 16
16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों ने एक समझौता हस्ताक्षर किया था, जिसके लिए ओजोन संरक्षण का एक यह समझौता था। इसमें यह तय किया गया था कि हर एक 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। और जबकि ये जो कार्बन व्यापार जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान का जो 30% क्षेत्र है वो राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण जो है वह दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम का उत्पादक क्षेत्र है। स्वर्णिम त्रिकोण, इसे गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं। बरमूडा त्रिकोण जो है वह अटलांटिक में है। यह बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो बी का 4 हो जाएगा। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा जो है वह म्यांमार से संबंधित है, और रेड बेसिन जो है वह चाइना में है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो किर्गिस्तान का जो है इसका मतलब होता है 40 कबीलों का देश, और किर्गिस्तान का जो राजधानी है वह बिश्केक है। कहाँ है? बिश्केक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जनजाति दे रखा है और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो मिलाते हैं। टोडा जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, लेप्चा जो है सिक्किम से संबंधित है, बिरहोर जो है झारखंड से संबंधित है, और गारो जो है वह मेघालय से संबंधित है। इस तरह आप मिला सकते हैं, इजी है यह। बी नंबर हो जाएगा सही। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और यह एनटीपीसी का यह उपक्रम है, जिसमें परमाणु ऊर्जा निगम का जो है 51% शेयर है और एनटीपीसी का 49% शेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है वह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए यह संबंधित है, प्रसिद्ध है। कांडला का जो निर्माण हुआ था कांडला पोर्ट का, वह 1950 में हुआ था, और यह जो है भारत का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र है। 2017 में जो है कांडला पोर्ट का नाम जो बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। दीनदयाल बंदरगाह 2017 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है WTO। WTO का क्या कार्य है? तो WTO का जो कार्य है सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक, ये रहा सामान्यतः, ए का 2, सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना, और IMF का काम है भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करना, तो बी का हो जाएगा 1, भुगतान संतुलन में असंतुलन ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। और सार्क का जो संबंध है वह दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से है, जबकि आईडिया का जो संबंध है वह नम्य रिम को स्वीकृति देने से है। इस तरह जो है आंसर जो हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस तरह आंसर जो है सी होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।